हेलो, आप लोगों को आवाज़ पहुंच रही है मेरी? कृपया उत्तर दें। हेलो हेलो। ठीक है। आज जैसा कि हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोगों का आज का विषय है 19वीं शताब्दी की कालावधि में भूगोल का विकास भाग 3। आज हम इस विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इस संबंध में हमारा पहला सवाल है, स्ट्रैबो की भूगोल की क्षेत्र वर्णी विज्ञान की संकल्पना का किसने समर्थन किया? ए. ऑस्कर पेशल, बी. रेडजेल, सी. रिस्थोफेन, डी. हेटनर। तो इसका सही जवाब है 1D यानी कि हेटनर। आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, जब आवश्यकता होगी तो हम आपको अनम्यूट होने के लिए बोलेंगे। दीपक कुमार जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। दूसरा सवाल है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? ए. ऑस्कर पेशल, बी. रेडजेल, सी. रिस्थोफेन, डी. ऑस्कर पेशल। रेडजेल को मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, इसलिए सही जवाब है 2B। तीसरा सवाल है, किस भूगोलवेत्ता को राजनीतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? ए. ऑस्कर पेशल, बी. रेडजेल, सी. रिस्थोफेन, डी. ऑस्कर पेशल। तो यहाँ पे सही जवाब है हमारा बी. रेडजेल। फोर्थ हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जी क्या बोल रहे हैं आप? आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी भैया। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी। आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी। अपने आप को रिकनेक्ट कीजिए। हाँ ठीक। इसके बाद चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडजेल की रचना नहीं है? तो आपके सामने 4 रचनाएं लिखी हुई हैं। वॉल्कल कुंडे, ए. वॉल्कल कुंडे, बी. एंथ्रोपोजोग्राफी, सी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डी. अर्ड कुंडे। तो यहाँ पे सही जवाब है आपका अर्ड कुंडे। अर्ड कुंडे जो रचना है वो रिटर की है, रेडजेल की नहीं है। पांचवा सवाल है, लेबेंसरॉम की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? लेबेंसरॉम की संकल्पना रेडजेल ने प्रस्तुत की थी। सही जवाब है 5B। छठा सवाल है, मैंने भ्रमण किया, मैंने आरेख बनाए, मैंने व्याख्या की, इस प्रकार मैं प्रकृति के स्वरूप को जानने में समर्थ हुआ। यह कथन किसका है? यह कथन रेडजेल महोदय का है, इसलिए सही जवाब है यहाँ पे रेडजेल। अगला सवाल है, वॉल्कल कुंडे का अभिप्राय क्या है? वॉल्कल कुंडे का अभिप्राय, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ए. पृथ्वी का विज्ञान, बी. मानव जाति का इतिहास, सी. जैव अजैव घटनाओं की क्षेत्र में संगति या सामंजस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वॉल्कल कुंडे का अभिप्राय होता है मानव जाति का इतिहास यानी कि 7th B। 8वां सवाल है, किस जर्मन भूगोलवेत्ता में 1826 में कृषि अवस्थित का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो कृषि का अवस्थित का सिद्धांत 1826 में प्रस्तुत करने वाले विद्वान का नाम था वॉन थ्यूनेन। 9वां सवाल है, 1898 में किस भूगोलवेत्ता ने मिशलेट नामक पुस्तक की रचना की, जिस पर उसे फ्रांस अकेडमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है 9th A. ब्रून्स। 10वां सवाल है, 1891 में किस भूगोलवेत्ता ने अरस्तु की मूल रचना लॉ कॉन्स्टिट्यूशन डी एथेंस का फ्रांसीसी अनुवाद किया? तो इसका भी जवाब है 10th A. ब्रून्स।
11वां सवाल है, किस भूगोलवेत्ता ने 1889 में यूरोप के राष्ट्र एवं राज्य और 1894 में यूरोप के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिवेश पर एक मानचित्रावली की रचना की? इसका सही जवाब है ब्लाश, 11th सी। 12th है, किस भूगोलवेत्ता को फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है? अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने मानव भूगोल का पिता या जन्मदाता या जनक बताया है रैटजेल को। रैटजेल को ऑल ओवर मानव भूगोल का पिता माना जाता है, लेकिन जब बात करी जाएगी फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वहां पे सही जवाब होगा 12 सी, यानी कि ब्लास। 13वां एक स्टेटमेंट है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है ये संभववाद से प्रेरित है और ये कथन हमारे ब्लास महोदय का है, यानी कि 13 सी। अगला सवाल इसी पे है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किस विचारधारा का परिचायक है? तो ये हमारे संभववाद का परिचायक है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा 14th बी। 15 सवाल है, किस भूगोलवेत्ता ने 1884 में भू आकृति विज्ञान और 1910 में द आल्पस इन द आइस एज की रचना की? देखिए ये इन पुस्तकों की रचना करने वाले का नाम है अल्फ्रेड पेंक। पेंक महोदय ने भू आकृति विज्ञान और द आल्पस इन द आइस एज की रचना की थी। 16 सवाल है कि रैटजेल ने किस अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया? तो अनुगमनात्मक का किया कि निगमात्मक का किया कि दोनों का किया कि दोनों का नहीं किया? तो यहाँ पे सही जवाब है कि रैटजेल ने मूल रूप से एंथ्रोपोजोग्राफी में जिस मेथोडोलॉजी का यूज किया था वो निगमात्मक थी, तो सही जवाब होगा 16th सी। 17 सवाल है, रेकलेस का संबंध भूगोल के किस संप्रदाय से है? फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन, यानी कि रेकलेस कहाँ के भूगोल से संबंधित है? देखिए रेकलेस हमारे फ्रांसीसी संप्रदाय से आते हैं, इसलिए रेकलेस का संबंध फ्रांसीसी संप्रदाय से है, 17th ए। फिर आता है ब्लास का संबंध भूगोल के किस संप्रदाय से है? अभी आप थोड़ी देर पहले एक सवाल कर चुके हैं कि फ्रांस में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे उसी से संबंधित एक प्रश्न और आ गया कि ब्लास का संबंध भूगोल के किस संप्रदाय से है? वहां पे आया था फ्रांस, अतः ब्लास का संबंध किससे है? फ्रांसीसी से है, 18th ए। 19वां सवाल है, फ्रांस का रिटर कहकर किसे विभूषित किया जाता है? अब देखिए फ्रांस का रिटर, ठीक है, रिटर कहाँ का था? जर्मन का, लेकिन फ्रांस का रिटर किसे कहा गया है? फ्रांस का रिटर कहा गया है रेकलेस को, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प होगा 19th ए। 20वां सवाल है, किस भूगोलवेत्ता ने 1867 में व्यवस्थित प्राकृतिक भूगोल की ला टेरे की रचना की? देखिए ला टेरे की रचना करने वाला भूगोलवेत्ता जो है वो रेकलेस है, यानी कि 20th का ए। 21वां सवाल है, किस भूगोलवेत्ता की विचारधारा को सामाजिक अराजकतावादी होने के कारण निष्कासन और जेल की सजा दी गई? देखिए जो रेकलेस की जो विचारधारा थी वो सामाजिक अराजकतावादी थी, इसलिए उनको जेल की सजा भी दी गई थी और उनका निष्कासन भी किया गया था। अगला सवाल है कि किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वी और उनके निवासी जिसे सामाजिक भूगोल की श्रेणी में रखा जाता है तथा जिसका प्रकाशन 1908 में उनकी मृत्यु के बाद में हुआ? देखिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी जवाब रेकलेस है। रेकलेस की इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद में हुआ था। 23वां सवाल है, 1830 में स्थापित हुई रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का संबंध भूगोल के किस संप्रदाय से है? एक सोसाइटी स्टेब्लिश की गई थी भूगोल के डेवलपमेंट के लिए जिसका नाम था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका संबंध मूलभूत रूप से किस संप्रदाय से है? फ्रांसीसी से है, जर्मन से है, ब्रिटिश से है या अमेरिकन से है? तो इसका सही जवाब है कि उसका संबंध ब्रिटिश संप्रदाय से रहा है। 24 इसका जवाब है कि किस भूगोलवेत्ता ने 1877 में भू आकृति प्रकृति के अध्ययन के प्रस्तावना नामक रचना में चैलेंजर अभियान में एकत्रित की गई भौगोलिक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया? ये आपके यहाँ पे ऑप्शन है, ए गिडीज, बी हक्सले, सी अल्फ्रेड पेंक, डी रेकलेस। तो इसका सही जवाब है हक्सले। हक्सले ने चैलेंजर अभियान में एकत्रित की गई भौगोलिक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण अपनी किताब भू आकृति प्रकृति के अध्ययन के प्रस्तावना में किया था। अगला सवाल है, किस भूगोलवेत्ता ने मैन एंड नेचर नामक पुस्तक की रचना की? ऑप्शन है, ए क्रोपोत्किन, बी फ्रांसिस गेल्टन, सी जीपी मार्श और डी रेकलेस। तो यहाँ पे सही जवाब है जीपी मार्श ने मैन एंड नेचर नामक पुस्तक की रचना की थी। पहला मौसम मानचित्र की रचना किसने की? क्रोपोत्किन ने की, फ्रांसिस गेल्टन ने की, जीपी मार्श ने की, रेकलेस ने की। तो पहले मौसम मानचित्र की रचना फ्रांसिस गेल्टन ने की थी।
इसके बाद सुमेलित करने के लिए है, इधर भूगोल वेत्ताओं के एक तरफ नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ रचनाएं लिखी हुई हैं। मैकिंडर ने किताब लिखी थी राजनीतिक भूगोल का भौतिक आधार, एकदम सही सुमेलित है। मिल ने लिखी थी प्रकृति के प्रखंड एवं स्वरूप की रूपरेखा, ये भी सुमेलित है। फ्रीमैन ने लिखी थी यूरोप का ऐतिहासिक भूगोल, ये भी सुमेलित है। चिसोल ने लिखी थी हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ये भी सुमेलित है। इस तरीके से यहाँ पे जो चारों दिए गए हैं भूगोल वेत्ताओं के नाम और उनके सामने जो चारों रचनाएं लिखी हैं वो आपस में सुमेलित हैं। 28वां सवाल है, किस भूगोल वेत्ता ने 1889 में प्रवास के नियमों का प्रतिपादन किया? लॉ ऑफ माइग्रेशन। लॉ ऑफ माइग्रेशन का प्रतिपादन करने वाला रेवेंसलीन है। लॉ ऑफ माइग्रेशन को आप लोग जब आगे 4th सेमेस्टर में पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। 29वां सवाल है, ज्योग्राफी ऑट टू बी, भूगोल को क्या होना चाहिए? इस शीर्षक के नाम से रचना किस भूगोल वेत्ता ने लिखी? देखिए, ज्योग्राफी ऑट टू बी ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक का नाम है क्रोपोत्किन। फिर एक अगली पुस्तक है नोवेली ज्योग्राफी यूनिवर्सली, रचना किस भूगोल वेत्ता की है? ऑप्शन है ए क्रोपोत्किन, बी गाल्टन, सी जीबी मार्स, डी रेकलस। तो यह पुस्तक रेकलस की है, रेकलस इसके रचयिता हैं। इस तरह से ये आज के 30 सवाल जो कि 19वीं शताब्दी में भूगोल से संबंधित थे वो पूरे होते हैं। इनको आप लोग यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे प्रश्न भी मिल जाएंगे और उन प्रश्नों के पीछे उसकी लिखी हुई आंसर की भी है, आप वहां से इनको याद कर सकते हैं भली भांति। आप उनको, मैं आशा करता हूं कि डाउनलोड कर लेंगे। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने मुझे काम भेजा था उन लोगों को मैं बुला रहा हूं और उनके काम पे जहां पे मुझे दिक्कत है उन चीजों को मैं सबसे पहले मंजुलता कुमारी आए। कुमारी मंजुलता, देखिए हमने आपको नमूना भेजा, आपने उसको देखा? आपने उसको देखा? क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? हेडिंग आपका सही नहीं हुआ था, ठीक है। और आपने अपनी इंडेक्स देखी? इंडेक्स देखिए आप अपनी ओगिलवी के अर्गोग्राफ में, वो तिरछी क्यों जा रही है? तिरछी जा रही है? तिरछी जा रही है? इंडेक्स आपकी नजर आई? हाँ, अब आ जाइए इस पे। ये जो जनवरी की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, ये जो जनवरी फरवरी आपने ये जो लिखा है, ठीक है, और जो हमने शीट भेजी थी उसमें देखिए जनवरी फरवरी कैसे लिखा हुआ है। नहीं, वो तो जनवरी में ए छूट गया, वो ठीक है, लेकिन जो शीट हमने भेजी थी उसमें जनवरी किस तरीके से लिखा हुआ है, महीनों के नाम किस तरीके से लिखे हुए हैं ये देखिए। पहले सीधे लिखे हुए हैं, उस शीट में देखिए, खोलिए अपना मोबाइल। आपने इसमें तिरछे क्यों लिख दिए हैं? ठीक है, इनको सीधा कर लीजिएगा, हेडिंग को ठीक से डाल दीजिएगा, इंडेक्स को सीधा कर लीजिएगा, बाकी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक। कल जिसने ओगिलवी का मुझे भेजा था, सीमा, सीमा आ जाए। गुड मॉर्निंग। आपने जो कल मुझे माप भेजी थी, है ना, आशा करता हूं कि आपने ठीक कैलकुलेट किया है। अब देखिए इस माप को किस तरीके से रखना है। आपको केंद्र दिखाई पड़ रहा है? केंद्र से सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की जो आप पहले दाईं तरफ दूरी लेंगे वो कितने को दिखाएगा? 6 घंटे को, ठीक है। इतनी ही दूरी आप बाएं तरफ ले लेंगे केंद्र से, ठीक है, वो भी उधर भी 6 लिख देंगे, दोनों तरफ 6 और 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर केंद्र से आप 4.24 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे,
दोनों तरफ, ठीक है, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ये 12 को दिखाएगा। फिर उसके बाद आप केंद्र से 5.19 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे जो कि 18 को दिखाएगा दाईं तरफ और बाईं तरफ। इस तरीके से स्केलिंग का काम पूरा हो जाएगा। और जो आखिरी बिंदु है जहां पे वृत्त की परिधि है वहां पे आप लिख देंगे 24 24 दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब आप इसको पूर्ण करके मुझे भेजिएगा। ठीक, और किसी बच्चे ने मुझे कल काम भेजा था, कल की तारीख में या आज की तारीख में किसी ने काम भेजा था मुझे इन दोनों के अलावा? आप अपना नाम बताइए पहले। देखिए इसमें मुझे समझ में नहीं, आप मंजुलता बोल रही है ना? हाँ, तो अभी आपसे हमने बात की तो थी। गोली आरेख में आपसे हमने कहा है कि आप अपनी हेडिंग सुधारिए, ठीक है ना? और हेडिंग सुधारने के बाद ये जो मुंबई दिल्ली बेंगलोर, अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लिख सकती हैं तो लिखिए और इसको ब्लैक कीजिए। गोली आरेख में मैंने आपको बताया, आप जिस तरीके से हेडिंग लिखी जाती है भाई उस तरीके से लिखिए, खिलवाड़ मत कीजिए। आप तो ऐसे ही लिख दिया है छोटा छोटा, हमें फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है नीचे वाले मुंबई में और ऊपर इस स्फेरियल डायग्राम में क्या फर्क है। हेडिंग ठीक से डालिए। देखिए हमने आपको इतनी अच्छी शीट भेजी नमूने के तौर पे देखने के लिए, उसमें हेडिंग किस तरीके से पड़ी हुई है। अगर स्टेंसिल ना हो तो बाजार, हाँ देखिए गोली आरेख के सीट की बात नहीं है, बात यह है कि हेडिंग कैसे पड़ेगी। जब आपने गोली आरेख ठीक तरीके से बना लिया है तो आपको शीट की क्या हो सकता है। आप केवल उसके, मैंने केवल हेडिंग का एग्जाम्पल बताया है। देखिए उसमें बैंड ग्राफ में किस तरीके से हेडिंग पड़ी है, तो एग्जाम्पल दिया जाता है। आपको हमेशा दूसरों की सीटें प्रोवाइड कराई जाए बनाने के लिए, ये बिल्कुल प्रावधान नहीं है। हम आपको सहूलियत हो जाए, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए दे देते हैं ताकि आप देख के समझ सकें कि आप ही में से कोई बच्चा इस तरह से भी बना रहा है, आपको इस चीज का आभास हो सके, इसलिए हम दे देते हैं। हाँ, दीपक कुमार सिंह, हाँ आपका काम कब तक आएगा भैया? आप जो हमने काम प्रैक्टिकल और असाइनमेंट संबंधित दिया है, आप हमें काम अपना कब तक दिखाएंगे? नहीं, आप तारीख बताइए, हम नोट करेंगे। तारीख और दिन आप बताइए, हम नोट करेंगे। उससे पहले हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जो तारीख बताएं वो आखिरी हो, फिर उस तारीख तक हम तक आ जाए। हम आप पे छोड़ रहे हैं। शनिवार, शनिवार को तारीख कौन सी है? 18 तारीख है शनिवार को। 18 तक आपका कुछ ना कुछ काम हम तक होना जरूर चाहिए। कुमारी मंजुलता से बात हो गई है, मीना कुमारी से बात हुई है आज? निशांत कुमार, हाँ आपका कितना काम बाकी है? कब तक बना के आप दिखाएंगे? सैटरडे तक। 18 तारीख हमने आपके सामने भी लिखी है, ठीक है। एक जो बनता जाए, सब एक साथ मत भेजिएगा, एक एक अगर बनता जाए तो एक एक हमें भेजते जाइएगा अपने नाम सहित, ठीक है। तो हम उसको देख लेंगे और कहीं पे गलती होगी तो तत्काल आपको बता देंगे ताकि आप उसे दूर कर सकें, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, इंटू 4 से, अगर आपने वृत्त 4 सेंटीमीटर का खींचा है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने वृत्त 6 सेंटीमीटर का खींचा है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। या आपने जितना उसका जितनी लंबाई का त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 4 सेंटीमीटर लिया है तो 4 से गुणा करेंगे।
ऊपर अंडर रूट 4 रहेगा, जिसकी ऊपर अंडर रूट 4 नहीं, ऊपर वो संख्या रहेगी जिसकी आपकी दूरी निकालनी है जितने घंटे की। ठीक है, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो टेबल में दिया गया है, वो टेबल देखिएगा। ठीक है, वो अंडर रूट बटे अंडर रूट 24, ठीक है, गुणे अंडर रूट 4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि अंडर रूट 24 और गुणे 4 ये बराबर रहेगा, ऊपर वाली जो संख्या है जो संचयी घंटों में है वो बदलती जाएगी। आप ऑगिलवी का आर्गोग्राफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट से पहले डाउनलोड कीजिए, वहां पे पूरा मेथड लिखा हुआ है। अगर वहां पे नहीं है, मिलता है आपको ढूंढने से, तो आप हमें बताइएगा, हम वहीं से डाउनलोड करके आपको देंगे। आप उसे पढ़िए, फिर आप हमसे इस मामले में डिस्कस कीजिए। ठीक है, ठीक। प्रियांशु, आपका काम कितना हो गया है? जी, बाकी मंडे को। ठीक। पूनम, पूनम, हाँ, आपका काम कितना हुआ है? अच्छा, कब तक आप बना के दिखा देंगे? इसी शुक्रवार की अगले शुक्रवार? इसी शुक्रवार को 17 तारीख। ठीक है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हाँ, आपका काम कहां तक है पहुंचा है? आपने हमको भेजा है, चेक करा चुके हैं आप? ठीक है। सीमा सिंह, आपका कितना हो गया है? जितना बाकी है वो आप कब तक दिखाएंगे? हमें डेट बताइए। आइसोप्लेथ, अच्छा, आप प्रिंट निकालना ही, ठीक है। बाकी आप कितना दिखाएंगे, कब तक? कोई तो डेट होगी ना? बाकी सब दिखा दिए हैं? अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो क्या आप कहाँ के रहने वाली हैं? तो वहां लॉकडाउन चल रहा है, वहां तो हालात बहुत, अच्छा, वहां तो हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, आपके घर के आसपास तो कोई केस नहीं है? पूरे गांव और मोहल्ले में नहीं है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, एहतियात से रहिएगा। ठीक है, जब आपको सहूलियत हो, जब प्रशासन अनुमति दे, तब आप निकाल के बनाइएगा और दिखाइएगा। ठीक है, जब प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है तो हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए। शिवानी कुमारी, आपका कितना चेक है? ठीक है। हाँ, तो उसको मैंने पैराग्राफ वाइज करने के लिए आपको कहा था ना? हाँ, ठीक है, जैसा भी, हाँ, तो उसको आप वो लिख करके आप हमें दिखा दीजिएगा। ठीक है, और जब आपका सेमिनार हो तो उसकी मेन कॉपी लेकर के आइएगा। देखिए, असाइनमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि असाइनमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों की परीक्षा प्रणाली क्लियर नहीं है कि किस आधार पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर केवल असाइनमेंट ही आधार बन गया आप लोगों को प्रमोट करने का, तो आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रही हैं? क्योंकि वो असाइनमेंट आपके रिकॉर्ड में रहेगा। अगर वो फिर लुंज पुंज होगा और मतलब उसमें क्वालिटी नहीं होगी, तो फिर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड में रखा जाएगा अगर आपको असाइनमेंट के आधार पे पास किया गया तो। ठीक है, और वैसे भी असाइनमेंट सेमिनार आपका होता है तो आपका अच्छा ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं असाइनमेंट पे जोर दे रहा हूं
कि वो आप लोग अपने अपने स्तर से अच्छा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चूंकि आप लोगों का टेक्निकली सब कुछ खत्म हो चुका है, हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ आपके रिवीजन के लिए कर रहे हैं। असली काम अब आप लोगों का ही है कि आपको अपना प्रैक्टिकल पूरा करना है, आपको अपना असाइनमेंट पूरा करना है, और आपको जितनी चीजें हमने बताई हैं उनको याद करना है। दूसरी चीज आप लोग ये कर सकते हैं कि जिन लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हो चुकी है तो वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे सेकंड सेमेस्टर में जा करके उनसे संबंधित नोट्स को डाउनलोड करके उनको पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में आपको इतना टाइम ना मिले, आपकी परीक्षाएं जल्दी लग जाएं, तो इसलिए उन चीजों को भी पढ़ना आप अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। आपको वहां की वेबसाइट पे वो चीजें उपलब्ध हैं। मैंने सेकंड सेमेस्टर में रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत नोट्स डाले हैं। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 203 है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाइए, ठीक, उसको डाउनलोड कीजिए और उन चीजों को भी पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप लोगों को, जब मुझे निर्देश हो जाएगा कि आप सेकंड सेमेस्टर की क्लास लेना शुरू कीजिए, तो मैं आपकी क्लास भी लेना शुरू कर दूंगा सेकंड सेमेस्टर के आधार पे। लेकिन अभी के लिए आप तब तक अपनी तैयारी के लिए उन चीजों को जरूर पढ़ें। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से एक मार्गदर्शन है ताकि आप लोगों की जो भी सिलेबस है वो ससमय पूरा हो सके। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जिन लोगों को कुछ भेजना हो वो भेज दीजिएगा, ये एकदम अंडरस्टूड रहेगा, हम उसको देख लेंगे और उससे संबंधित जो इतनी भी टिप्पणियां हैं वो कल क्लास में ही की जाएंगी। ठीक है, हम हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से तत्काल कोई रिप्लाई ना कर पाए, इसका मतलब है कि हम उसको फोन उठा करके क्लास में जिस तरीके से हमने आज नाम लेके बुलाया है उन लोगों को नाम लेकर के बुलाएंगे। वो जो काम हमें भेजें उस काम को खोल लें और जो जो गलतियां हम बताएं वो एक कागज पे नोट कर लें और उसके बाद में उसको दूर कर लें। ठीक है, ठीक, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।